गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो टाइम बच गया है, आपके पास लगभग 1 महीना यानी 30 या 32 दिन आपको मतलब शेष बच चुका है। और उसी टाइम में अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ हो या साइंस हो या मतलब ऑल सब्जेक्ट, समझिए कि आपको ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देते रहना है और ऑल सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहें। और सबका मेंटेन मतलब है कि आपको 1 महीना तक आपको कहा है कि सब पर थोड़ा थोड़ा टाइम, 2 घंटा हो 1 घंटा हो, यानी सब विषय पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और ख़ास करके आपको मैथ आपको है कि एकदम डेली फोकस करना है, क्योंकि मैथ अगर छूट जाता होगा 3-4 दिन 5 दिन तो फिर आपको मतलब कि लगेगा कि हमको बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको हर जगह कि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से आपको मैथ को और साइंस को 2 सब्जेक्ट जो है आपको एकदम डेली उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी और सब्जेक्ट तो है इसी सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, हिंदी हो, वो सब का भी मतलब टाइम देंगे, लेकिन विशेष करके साइंस और मैथ को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी मैथ और साइंस में ही फेल होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको हम मैथ का जो क्वेश्चन करवाएंगे इस 30 दिन में सारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहेगा और इसी व्यू से, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सब हम ओरिजिनल क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, तो ओरिजिनल क्वेश्चन कराएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा और आप लोग से बन पाएगा। ठीक है, और लगातार आप लोग मेहनत करते रहें लगातार। ठीक है, इसमें मतलब है कि कोई लापरवाही नहीं कि नहीं आज नहीं याद करेंगे बिहान याद कर लेंगे, आज नहीं बनाएंगे बिहान बना लेंगे, इस तरह से बहानाबाजी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आज का कष्ट अगला दिन क्या करेगा, आपको सुख देगा, भविष्य बनाएगा। कि नहीं आज मेहनत किए हैं तो कल हम फल का इंतज़ार करेंगे। आज मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आपको आगे चल कर के फल का इंतज़ार नहीं करना होगा कि हाँ हमको रिजल्ट काहे नहीं अच्छा आया। अच्छा लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे कि किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे। तो किसी घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 9√3, तो विकर्ण दे दिया गया है और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि घन का विकर्ण दे दिया गया है 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि √3 गुने भुजा। ठीक है, 9√3, तो √3 गुने भुजा बराबर 9√3 है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 9√3 बट्टा में चल जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा आपको हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर। जैसे भुजा निकाल लेते हैं तो घन का निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा आपको 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुने 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है और 6 8 छक 48 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी घन का विकर्ण दे देता है तो विकर्ण से ही पहले क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। कभी कभी आपको एग्जाम में कह देगा कि घन का आयतन दे देगा, घन का आयतन और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्या करेंगे कि घन का जब आयतन दे देता है तो घन का आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी से हम पहले भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद जब जो निकालना है क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो घन का आयतन हमको कितना दिया है 216 और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि घन का आयतन दिले है ना, तो सॉल्व करेंगे। तो घन का
घन का आयतन, तो घन का आयतन का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आयतन दिया हुआ 216 और 216 दिया हुआ है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू बराबर 216। तो भुजा बराबर क्यू हटाएंगे, इधर रूट घन क्यूब रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो 216 का क्यूब रूट निकल जाएगा आपको 6, ठीक है। यानी भुजा जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद घन का क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का लगा देंगे फार्मूला। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और गुना करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको आंसर, ठीक है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको आंसर। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए कि आधार का दे दिया आपको व्यास, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो देखना है कि आधार का हमको व्यास दे दिया है, यानी व्यास आपको दे दिया कितना 42 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या यानी हो जाएगा आपको इसका आधा 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई का मतलब एच दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। और मैथ बनाने के लिए आपको सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रोल करता है वो आपको करता है फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, तब भी जाकर के आपको मैथ बन पाएगा, ठीक है। और फार्मूला के साथ साथ बनाने का विधि पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। तो 2 गुने पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर का मान हो गया आपको 21 और 21 प्लस एच का मान 10। तो 7 या 21 कट जाएगा, हो जाएगा 22 दूना 44 और गुने 3 और गुने हो जाएगा 31, ठीक है। तो 44 गुने हो जाएगा 3 और 3 3 9 93। अब इसको हम गुना कर लेते हैं 44 में 93 से, तो 4 12 13 9 चौको 36 और 9 चौको 36 3 39 2 6 3 9 3 9 1 10 3 1 4, यानी आपको 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको आंसर, ठीक है। 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन, है कि बिंदु P -6 10 एवं Q 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4 6 किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो देख लीजिए कि इसका जो है सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्या है आपको P है और यहाँ पर क्या दे दिया गया है Q, ठीक है। और P का निर्देशांक आपको दे दिया -6 और 10, Q का मान दे दिया है 3 और -8 है। और कोई एक यहाँ पे बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कोई एक बिंदु है जिसको मान लेते हैं R। तो ये K और E हो जाएगा 1, ठीक है। K अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम R का जो वैल्यू दे दिया है कि मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4 6 किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है, यानी आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कम कितना आया और यहाँ से यहाँ तक कितना, ठीक है। यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है विभाजन सूत्र से बनेगा। किससे बनेगा? विभाजन सूत्र से। तो इसका हम क्या करेंगे कि लिखेंगे पहले कि x1 जो हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। और x2 हो जाएगा तो आपको 3 हो जाएगा,
y1 हो जाएगा 10, y2 हो जाएगा -8। ठीक है, और m का मान हम मान लेंगे k। ठीक है, m का मान क्या मान लेंगे k, और n का वैल्यू मान लेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ अब लिखना होगा कि r का नियामक, r का निर्देशांक, r का निर्देशांक, r का निर्देशांक बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, तो r का निर्देशांक आपको दे दिया गया है। r का कितना है, -4 और 6, -4 6। ठीक है, उसके बाद m का मान, तो m का मान हमको k माने थे, तो k गुने x2, तो x2 आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस n का मान क्या है, 1 है, गुने x1 आपको हो जाएगा -6 बट्टा में करेंगे m प्लस 1, तो m का मान हो गया आपको k प्लस 1, कॉमा देंगे my2, तो m का मान हो जाएगा k, y2 का मान हो गया आपको -8 प्लस n का मान हो गया 1 और y1 का मान हो गया 10 बट्टा m प्लस n यानी k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तो काम कर देंगे। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि बस आपको इसको बराबर कर देंगे ये, या 6 के बराबर कर देंगे ये, यानी दोनों में से कोई एक बराबर करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि -4 बराबर, ये गुना करेंगे तो 3 के हो जाएगा, -6 हो जाएगा बट्टा k प्लस 1। ठीक है, या तो ऐसे बना लेंगे, और नहीं तो आपको 6 बराबर 1 करेंगे, -8 k और प्लस 10 बट्टा k प्लस 1। ठीक है, इसी से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसको हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, तो -4 के -4 हो जाएगा बराबर 3k -6 हो जाएगा, -4 के -4 हो जाएगा बराबर 3k -6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि -4 के इधर आएगा तो 3k हो जाएगा माइनस में, और -6 है ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आपको 7k, ये हो जाएगा -2, माइनस खत्म, और k बराबर हो जाएगा 2/7, यानी अतः लिख सकते हैं, अतः अनुपात जो होगा आपका हो जाएगा 2:7। ये आपका हो गया आंसर, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 7। अगर इससे भी निकालिएगा आपको, तो इससे भी आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो 2:7 निकलेगा। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए या तो अपना इससे निकाल दीजिए, और नहीं तो इससे निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए, अब आपको है अगला क्वेश्चन। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, तो चर दे दिया 2 3 4 5 6 10, और बारंबारता आपको दे दिया 6 4 9 6 13 11। ठीक है, ये आपको वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, लेकिन आपको क्या दे दिया है, चर दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सोल्व, इसको हम बनाएं कैसे, तो यहाँ ऐसे पाई पार देंगे, और यहाँ लिख देंगे चर। क्या लिखेंगे, चर लिखेंगे। तो चर जो है आपका x का मतलब होता है, चर का मतलब क्या दे दिया आपको, x दे दिया है, और यहाँ बारंबारता, बारंबारता का मतलब कि f दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x गुने f। ठीक है, यानी 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, और चर आपको दे दिया गया है 2 3 4 5 6 और 10। ठीक है, 2 3 4 5 6 10, बारंबारता दे दिया है 6 4 9, उसके बाद 6 13 11। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 दूना हो जाएगा 12, 4 तिहाई हो जाएगा 12, 9 चौका 36, 6 पचे 30, और
6 पचे 30 और हो जाएगा 13 छक 78 71 और 11 दहा 110। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। आप क्या करेंगे कि हम जोड़ते हैं सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स एफ। ठीक है, सिग्मा एफ का मतलब होता है कि कुल बारंबारता का योग। तो कुल बारंबारता का योग करेंगे तो आपको हो जाएगा 6 4 10 10 और 9 हो जाएगा 19 19 और 6 25 25 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 38 38 11 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 49 49। ठीक है, फिर मिला लेते हैं 6 4 10 10 9 6 15 25 25 25 और हो जाएगा 11 और 13। ठीक है, 49 49 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 2 2 4 6 4 10 10 8 18 की हो जाएगा 8। हाथ में बचेगा आपको 1 1 2 2 3 2 5 5 3 8 8 7 15 15 1 16 16 और 1 हो जाएगा 17। हाथ में हो जाएगा 1 1 का 1 हो जाएगा 2 यानी 200 हो जाएगा आपको 78 200 हो जाएगा 78। आप क्या करेंगे कि यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ यानी आपका हो जाएगा 278 और बट्टा हो जाएगा 49। इसको इतना ही छोड़ देंगे या तो इसको पॉइंट में कर देना है। चलिए ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा यही निकालना है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर क्या है 0 है। तो सबसे पहले देखिए मूलों का योग पूछ रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बट्टा ए। तो इसमें क्या हो गया कि माइनस बी, तो बी का मान कौन होता है ये होता है माइनस 15 और ए का मान हो गया आपको 1। ठीक है, यानी हो जाएगा आपको प्लस 15। अच्छा, उसके बाद कहा कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का मान हो गया 50 और ए का मान हो गया 1 यानी 50। ठीक है, कितना हो गया 50 हो गया। अब निकालना है आपको अनुपात। किसका अनुपात? तो मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे कि मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफलों का अनुपात बराबर। ठीक है, अनुपात बराबर, तो मूलों का योग आपको कितना दे दिया गया है 15 और योग और गुणनफल आपको दे दिया है 50 50 लिख देंगे। इसको आप क्या करेंगे काट छाट कर देंगे तो 5 से कट जाएगा 15 15 15 50 यानी 3 अनुपात आपको हो जाएगा 10 आंसर। ठीक है, 3 अनुपात आपका हो जाएगा 10 आंसर। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन, आपको अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। ठीक है, चलिए तो इस तरह का आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है, ये आपको द्विघात बहुपद है। तो शून्य के निकालने के लिए बराबर में क्या दे देंगे 0, बराबर में दे देंगे 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ 2y या माइनस 2y अब प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो आपको 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2y माइनस 1 और ये दोनों घर में से कोई हम एक लेते हैं
बराबर 0, तो 2y माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका हो जाएगा 1/2, y बराबर हो जाएगा 1/2, यानी अल्फा के मान हो गया आपको 1/2 और बीटा के भी मान हो गया 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि कह रहा है कि तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b/, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हो गया 1/2 आप प्लस 1/2, यानी हो जाएगा एल्सियम लेंगे तो 2, 1 + 1 बराबर 2/2, काट देंगे तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, 1/1। अब यहाँ के बाद हमको लिखना क्या है, यहाँ के बाद लिखना है कि ऊपर जो होता है 1/1 यानी 1 2/2 कट जाएगा 1, यानी 1 क्या हो जाएगा 1। इसको हम कहते हैं कि -b/a। ठीक है, -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब इसका क्या होगा कि माइनस b जो होता है, b होता है आपको y का गुणांक, अब बट्टा a होता है तो a होता है y² का गुणांक। ठीक है, y² का गुणांक होता है, यानी a जो होता है आपको आगे वाला होता है, यानी अगर x रहता तो हम लिखते x² का गुणांक, z रहता तो z² का गुणांक। चलिए उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान हो गया 1/2, बीटा का मान हो गया 1/2, तो 1 बट्टा हो जाएगा आपको 4, यानी 1/4 का मतलब हो गया कि c/a हो जाएगा। तो c आप देखिए कि c/a हो गया, तो c का मान हो गया आपको अचर पद, अब बट्टा a हो गया y² का गुणांक। ठीक है, c जो हो गया आपको अचर पद हो गया, क्योंकि a b c होता है, c होता है अचर पद और a होता है आपको y² का गुणांक। ठीक है, बस इतना ही करके क्या कर देंगे आंसर। ठीक है, ये आपको हो गया सत्यापित। चलिए अब है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। ठीक है, के मूल बराबर है, तो आपको ये कंडीशन हमको इसका कैसे बनाएंगे तो सोल्व। ठीक है, सोल्व है, तो आपका द्विघात समीकरण जो हो गया वो हो गया 2x² + kx + 3 = 0। तो इसमें a का मान हो गया 2, b का मान हो गया k और c का मान हो गया 3। ठीक है, तो कह रहा है कि k के किस मानों के लिए मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर के लिए होता है कंडीशन कि d = 0। मूल बराबर के लिए क्या होता है, d = 0। d का वैल्यू होता है b² - 4ac = 0। b का वैल्यू लिखेंगे k² इंटू 4 × a का मान 2, c का मान 3 = 0। तो k² 4 × 8 18 के हो जाएगा 24 बराबर 0। तो kx² हो जाएगा 24, तो k इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ाएंगे और 24 का वर्गमूल निकल जाएगा ±2√6। ठीक है, 2 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा k का वैल्यू, यानी k बराबर हो गया ±2√6 आंसर। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिए कि आपको कह रहा है कि विवेचक भी और मूलों की प्रकृति भी। चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सोल्व 2x² - 4x + 3 = क्या है 0 है। तो इसमें a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 3। ठीक है, तो विवेचक कह रहा है, विवेचक का मतलब आपको d निकालना है,
यानी विवेचक, विवेचक वाला फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी का मान हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब -4 तिहाई 12, 12 दूना हो जाएगा 24, यानी आपका हो जाएगा -8। ठीक है, तो -8 आपको हो जाएगा विवेचक हो गया ही। एक आंसर मेरा इतना हो गया, -8 हो गया। और क्या करा, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो देखिए जैसे ही आपको माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाता है, एक मतलब समझेंगे कि डी जो हो गया आपको क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। डी का जो वैल्यू हो गया यानी विवेचक 0 से छोटा हो गया, तो मूलों की प्रकृति में लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्योंकि डी का मान जो हो गया 0 से छोटा हो गया, यानी डी का वैल्यू जैसे माइनस में आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, यानी मूल वास्तविक नहीं है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोस ए बराबर 4/5 है तो कोट ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो इसका हम सोल्व करेंगे। तो कोस ए बराबर 4/5, ठीक है, तो 4/5 दे दिया गया, मतलब कि हमको आधार और दे दिया है कर्ण। ठीक है, यानी आधार का मान जो हो गया आपको 4 हो गया, और कर्ण जो हो गया वो आपको हो गया 5। तो पहले हम निकालेंगे लंब। ठीक है, पहले निकालेंगे लंब। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 5 के 25 और 4 का हो जाएगा 16, यानी 9 और 9 निकल जाएगा कितना, 3। ठीक है, लंब हमको निकल गया। अब वैल्यू निकालना किसका है, तो कोट ए प्लस साइन ए का। तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, और साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो आधार का वैल्यू निकला, आधार का तो 4 दिया हुआ है, लंब 3, और लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 का 20 और प्लस 15 15 3 9, यानी आपका 29 हो जाएगा 15 आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 29/15। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ें। ठीक है, और लगातार मेहनत करते रहें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।